हो गया, चलो लगा दो, लगाओ, चलो बताइएगा, तुम ही बताओ। हाँ खोल के बताइएगा। हाँ वो बंद कीजिए, वो बंद रखिए, अभी वो आज से नहीं खुलेगा। हिस्ट्री सर उसको रखिए, वो रखिए, वो कुछ नहीं, वो पूछबे करेगा। 5-5 गो पूछेंगे सबसे, वो सब में खाली 5-5 गो, क्या 75 क्वेश्चन में क्लियर करता है। नो 5 गो एक जगह से नहीं सर, पास वो नहीं चलेगा। सीधा सीधा अगला बार से जी आज भर कैसे हो जाता ना, तब उठा बेटी करवा देबो सीधा। हाँ चलिए बताइएगा, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था और कब किया था? हाँ चलो 1941 में जर्मनी में किया था सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना। बताइए कि फ्री इंडिया लीजन की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1942। ठीक है, किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कितना अपना सैनिक में शामिल किए थे? 10,000। फ्री इंडिया लीजन, ठीक है वो 10,000 जो है ना 1000 सैनिकों का दल गठन किया था फ्री इंडिया लीजन। फ्री इंडिया लीजन से पहले फ्री इंडिया सेंटर था, द फ्री इंडिया सेंटर। बताइए कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? ठीक है सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। बताइए कि इसमें आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम बताइए। रानी झांसी थी, लक्ष्मीबाई, वही झांसी है लक्ष्मीबाई एगो था, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और लक्ष्मी ब्रिगेड। अंडमान निकोबार द्वीप को जापान ने कब सौंप दिया था सुभाष चंद्र बोस को? 19 ना है अभी थी तोरा भी 1943। ना, तो उसी याद होता है। 1943। ठीक है 1900 अंडमान निकोबार दोनों के 1943 में। हाँ 8 नवंबर 1943 के दोनों सौंप दिया था, जरा में स्वराज और शहीद द्वीप, स्वराज और शहीद द्वीप 8 नवंबर 1943 को। हाँ किसका? ये दुर्घटना 22 सितंबर का हुआ था। वो जी ना 22 18 अगस्त के हुआ था, 18 अगस्त के। हाँ 18 अगस्त 1945 में मरे हैं ना, आई 8 नवंबर 1943 के सौंपा गया। हाँ भार ना पैसे चला गया। चलिए अब बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो गतिरोध होता 5 तो बोलिए पढ़े नहीं ना तो किताबें नहीं। चलो अब आज पर कर लीजिए, कल से पढ़ के आइएगा, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन के जो बीच में जो हुआ था ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध था ना, उसको समझाने के लिए माने मिलाने के लिए कौन जो है मिलाने की कोशिश किया था? मैं जो विरोध उत्पन्न हुआ था उस विरोध को खत्म करें। सी राजगोपालाचारी और अपने जारी करने के लिए कोई पैम्पलेट जारी किए थे, नाम बताइएगा उसका नाम क्या है? द आउट नामक पैम्पलेट, द आउट नामक पैम्पलेट जारी किए थे। किसने किया था? द आउट नामक पैम्पलेट। वो बंद कर दो, इसे सुना है ये था। बताइए कि जब आंदोलन हो रहा था तो इसमें समानांतर सरकार कितने जगह बनाया गया था? समानांतर सरकार 3 जगह। कहाँ? बलिया, तामलुक और सतारा। बलिया, तामलुक और 3 जगह बना था समानांतर सरकार। बलिया के था आपका चीतू पांडे,
बलिया के नेतृत्व कौन किया था? और तामलुक कैसे किया था? जातीय सरकार, तामलुक से, तामलुक से। और एक बचा था आपका सतारा से वाईवी चौहान, वाईवी सतारा, वाईवी चीतू पांडी बलिया से। आपका हो गया यहाँ पे तामलुक से हो गया जातीय सरकार, तामलुक से। और यहाँ लास्ट में कौन बन गया? वाईवी चौहान सतारा से, वाईवी चौहान सतारा से। बताइए कि सभी को गिरफ्तार, 0 आवर के गिरफ्तार करने के बाद रेडियो पर प्रसारण कौन करता है? उषा। और उनके साथ 2 व्यक्ति को कौन थे? राम मनोहर लोहिया और एम खाकर, BM खाकर। माने जो रेडियो प्रसारण करे थे उनका सहयोगी 2 और कौन थे? राम मनोहर लोहिया और BM खाकर, BM खाकर। हाँ है। बताइए कि हजारीबाग में किस व्यक्ति को कैद किया गया था? हाँ, हजारीबाग में कौन सा व्यक्ति भारतीय क्रांतिकारी को अति किया गया था? ठीक है, जयप्रकाश। याद रखिए हजारीबाग में ज आ रहा है ना, जयप्रकाश नारायण में ज। दिवाली के दिन कुछ में अल्फ्रेड बाग, अल्फ्रेड बाग इलाहाबाद। दिवाली के दिन ना, चंद्रशेखर आजाद, अल्फ्रेड बाग इलाहाबाद। मंगल पांडे कहाँ? वो तो फांसी चल। आजाद हिंद फौज की स्थापना के विचार सबसे पहले किसके मन में आता है? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन। मगर सफलतापूर्वक स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस, रास बिहारी। दिमाग में आया कि क्या पास? कैप्टन मोहन सिंह के पास। उसके बाद वो स्थापना कौन किया? रास बिहारी बोस। अब पूरी तरह से संचालन किया फिर कौन? सुभाष चंद्र बोस। बताइए कि भारतीय सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कहाँ पर जो है स्वतंत्र रूप से अस्थायी सरकार चंद्रशेखर आजाद बनाया, सुभाष चंद्र बोस बनाया गया? जापान में। और सिंगापुर एगो तो सही है, और एगो आपका है जापान में, जर्मनी और 1900। हाँ, ना सिंगापुर में स्वतंत्र, सिंगापुर, जर्मनी और जापान तीनों है। मतलब ऐसे सिंगापुर में किए थे, मतलब दोनों का समर्थन किए थे, ये दोनों देशवा किया था, जर्मनी और जापान समर्थन किया था। तो कब किया था? तो 1943 में। और अस्थायी सरकार कहाँ बनाया गया था? सिंगापुर में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की शुरुआत कहाँ किया था? सिंगापुर में। इस सिंगापुर में जो किया गया था उसका समर्थन किसने किया? जर्मनी और जापान ने, 1943 में। शहीदी दिवस सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया? देश है, देश। हाँ नहीं, देश है ना, देश सिंगापुर देश है वो ना, सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी है। हाँ, सबसे जनसंख्या घनत्व वाला, विश्व का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला देश है डेवलपमेंट देश वही है सिंगापुर। सिंगापुर में जो भी कंपनी जाता है ना, वहाँ बहुत कम टैक्स लेता है गवर्नमेंट। आइए हमारे यहाँ बिजनेस लगा, यहाँ पर 28%, वहाँ एकदम 5-4% टैक्स है। चले, सबसे सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया? शहीदी दिवस है 23 जनवरी को जयंती होता है। 22 सितंबर 1944 को, 22 सितंबर 1900 शहीदी दिवस। 22 कुछ हुआ होगा इसमें दिया हुआ नहीं, बस दिले कि शहीदी दिवस मनाया गया। तो बहुत सारा लोग सैनिकों ने इकट्ठी किया होगा हो सकता है। कब इनका मृत्यु हुआ था? 18 अगस्त 1945 ना, अगस्त 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 में। प्रमाण अभी नहीं है। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों को किसने जो है ना, किसका किस पर बताना है कि कैसे चलाया गया था? उस समय जब हुआ था ना आजाद हिंद फौज के कौन से व्यक्ति पर चलाया गया था दिल्ली में मुकदमा? लाल किला में ना, आईएनए के लाल किला में। किसको 4-5 गो आदमी। ढिल्लो था एगो, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन पूरा नाम, शहनवाज खां था, और एक और था आपका पीके सहगल, ढिल्लो और एगो शहनवाज खां। पीके सहगल, ढिल्लो और शहनवाज खां, पीके सहगल, ढिल्लो
और शाहनवाज खां पर कोची किया गया था, लाल किला पर मुकदमा चलाया गया था, लेकिन वायसराय ने इसकी सज़ा माफ़ कर दिया था। वायसराय ने सजा माफ कर दिया। अब इसके पैरवी कौन किया था, जो केस चला था ना, तब पैरवी कौन कौन व्यक्ति मिला था, 4-5 आदमी किया था। अरुणा आसफ अली, नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भुल्ला भाई देसाई और केएन काटजू। केएन काटजू, भुल्ला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और अरुणा आसफ अली सब पैरवी किया था कि मैंने इसको छोड़ दिया जाए। तो बाद में क्या होता है, वायसराय इसको सज़ा माफ़ कर देता है। कराची में बताइए कि वायुसेना ने कुछ सैनिकों ने हड़ताल किया था, कब? 46 में। कराची में किया था 20 फरवरी 1946 को, 20 फरवरी 1900। तो सैनिकों ने क्या किया था, हड़ताल किया था। इसके बाद इसमें कितना लोग भाग लिया था, कितना सैनिक? 5200 सैनिक जो है ना, कराची में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था 20 फरवरी 1946 को, कितना भाग लिया था? 5200। कितना? 5200। अब 5200 कहाँ का पर? बम्बई, लाहौर, दिल्ली में फैला था। इसके अलावा शाही नौसेना का विद्रोह कब बताइएगा? शाही नौसेना 18 फरवरी को हुआ था, शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? कराची में हुआ था आपको 20 फरवरी के, मतलब इससे पहले हो गया था शाही विद्रोह। शाही विद्रोह 18 फरवरी के। इसमें जो है रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी पिछला बार जो बिहार पुलिस हुआ था ना 17-18 वाला में, कब ले ऐसे पहले वाला में, हाँ एक जो भी ज्वाइनिंग करवा एक ना, एक से पहले हुआ था वो मैं क्वेश्चन पूछ लेता, ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, वही क्वेश्चन पूछ लेता, डेट के साथ पूछ लेता। तो बोलेगा रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को काहे हुआ था भाई? इसमें 1100 नाविक भाग लिया था। 1100 नाविक भेदभाव के आधार पर, खाना के आधार पर, रहन सहन, पहनावा के आधार पर जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो भेदभाव हुआ था ना, उसके लिए किया था रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह किया था 1100 नाविक ने मिलकर। और में था कराची वाला में 5200 आदमी, कराची वाला में 5200 आदमी भाग लिया था। 6 इसमें मारा गया था, बाकी और सब इसमें नारा को जी दिया गया था नौसेना विद्रोह में। इंडियन नेवी वाला इसमें दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, ये सब नारा दिया गया था शाही नौसेना विद्रोह, इंडियन नेवी विद्रोह में 18 फरवरी 1946 को। कब समर्पण करता है ये? 24 मार्च 1946, 24 फरवरी सॉरी 6 दिन बाद 24 फरवरी 1946। कौन इसको समर्पण करने में सहायता करता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू और ना, नेहरू और जिन्ना, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और, तो बोले इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण, विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कौन मनाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। कब होता है समर्पण? तो 24 फरवरी 1946 को, 24 फरवरी 1946 को। और समर्पण करते हुए कहता है आदमी कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के सामने नहीं। और इस विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? गोल्फ्रेड, क्या नाम था? बोलेगा कि नौसेना शाही नौसेना विद्रोह के समय वायसराय कौन था? नौसेना अध्यक्ष गोल्फ्रेड था। कौन था? नौसेना विद्रोह को भारत को लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया। तो बोला कि भारत के किस क्रांति को लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया? किस विद्रोह को? तो नौसेना विद्रोह को। कौन सी क्रांति का? लाल क्रांति। कौन सा विद्रोह को? लाल क्रांति की संज्ञा किस विद्रोह को दिया गया है? नौसेना विद्रोह। कब हुआ था? समापन हुआ था, खत्म। वो तो 24 फरवरी 1946 से खत्म हुआ था, 18 फरवरी के शुरुआत हुआ था। कैबिनेट मिशन के गठन कब होता है? 1946 में। वहाँ से चलता कब है? 15 फरवरी 1946 के चलता है, 15 फरवरी 1946 और पहुँचता है 24 मार्च 1946 को। हाँ पहुँचता है। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? ये बनाता कौन है कैबिनेट मिशन? कौन प्रधानमंत्री उस समय थे वहाँ पे? हाँ क्लेमेंट एटली। कौन था?
विंस्टन चर्चिलवा के तो हरा ही देता है, तब ना ये अपना अथी करता है कि भारतीय लोग से आग्रह करता है कि आप लोग सहायता कीजिए। जो भारतीय इंग्लैंड में था ना, तो वही करता है कि आप लोग सहायता कीजिए, हम वहाँ पे आज़ादी दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये बनता है, फिर कैबिनेट मिशन भेजता है। तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुँचता है? तो 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को। कितने मेंबर थे? 3 गो। कितने मेंबर? स्टोफर क्रिप्स व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष था। आपका एगो था भारत, पैंथिक लॉरेंस भारत का सचिव था, और ये एबी एलेक्जेंडर को जी था नौसेना के अध्यक्ष था। तीनों अध्यक्ष है। एगो व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष था एबी कोची था स्टोफेड क्रिप्स। स्टोफेड क्रिप्स कोची का में अति था अध्यक्ष है। स्टोफेड क्रिप्स व्यापारिक बोर्ड का। भारत के सचिव कौन? पैंथिक लॉरेंस। और नौसेना का अध्यक्ष है एबी एलेक्जेंडर। मैंने पैंथिक लॉरेंस सभा क्या नेतृत्व में आया था यहाँ पे। हाँ, और क्रिप्स। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया और कांग्रेस पार्टी ने कब किया? कांग्रेस पार्टी 16 में किया था, 1916 में। वो तो मान्यता दिया था ना मुस्लिम लीग को 1916 में लखनऊ देश में। हाँ वहीं पे है। 6 जून के किया था मुस्लिम लीग, 25 जून के कांग्रेस इसको मान्यता अति किया था, स्वीकार किया था। शुरू में विरोध किया था, बाद में फिर क्या किया? स्वीकार किया। मार्च में तो है भी किया, 24 मार्च, अप्रैल, मई, जून, तीसरा महीना बाद। तो 6 जून का मुस्लिम लीग, 6 जून 1946 को। और कांग्रेस कब स्वीकार करता है? 25 जून 1946 को स्वीकार करता है। किसको? कैबिनेट मिशन को। अब भारत में संविधान सभा का बनाने के लिए अनुशंसा कौन करता है? भारत में संविधान सभा का बनाने के लिए अनुशंसा कौन करता है? भारत में कैबिनेट मिशन अति संविधान सभा का गठन करने के लिए अनुशंसा करता है कैबिनेट मिशन। कौन करता है? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही संविधान सभा का गठन होता है। चुनाव पहली बार होता थी, चुनाव जुलाई 1946 में। और एक कैबिनेट जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तब चुनाव कब होता है? तो जुलाई 1946 को। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946। जुलाई 19 कांग्रेस 214 में से कितने को सीट लाता है? 205 को। कांग्रेस जब पहली बार चुनाव होता है 1946 में संविधान सभा पर, तो 214 को सीट में से कितना सीट लाता है? 205। और 78 में से 73 को लाता है कौन? मुस्लिम लीग। और 4 गो चीफ कमिश्नर, 4 गो चीफ कमिश्नर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डेट के साथ 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1900 क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कौन मनाता है? मुस्लिम लीग। कब? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। उस समय क्या था? बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। और बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? सुहरावर्दी। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? सुहरावर्दी। कौन था? सुहरावर्दी। माउंट बेटन योजना कब लागू होता है? माउंट बेटन योजना कब लागू होता है? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना। भारत का विभाजन किस किस योजना पे? और एगो तो माउंट बेटन योजना तो यही तो हो गए 3 योजना। एगो CR फार्मूला के आधार पर। CR फार्मूला भारत का विभाजन 2 तरह से, एक तो CR फार्मूला और एगो माउंट बेटन योजना के आधार पर। सी राजगोपालाचार्य अब भारत का विभाजन का प्रस्ताव 1947 में किसने पेश किया था? आज़ादी का प्रस्ताव। हाँ, आज़ादी के विभाजन का प्रस्ताव। तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ। तो कौन विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्ताव किया था? पेश किया? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। 14 जून 1947 को। 14 जून 1947 को भारत विभाजन की प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति का नाम गोविंद वल्लभ पंत। एक कृत्रिम झील भी है, रिहंद नदी पर, वहीं पे उन्हीं के नाम पर रखा गया। हाँ,
गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ना रिहान झील हरियाणा में ऐसा है ना। इस प्रस्ताव का समर्थन पंत विश्वविद्यालय उत्तराखंड किसने किया था सबसे पहले? इस प्रस्ताव का समर्थन सबसे पहले किस भारतीय ने किया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। तो भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। कोची है वो? कोची? यही है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। हाँ रिहंद झील वाला, रिहंद नदी पे। तो भाती माउंट बेटन योजना के आधार पर भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाला तो हो गए। और पहला इसको पे किसने समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम जो पहले क्या करते थे? विरोध करते थे कि नहीं भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। और इसी में कहते हैं कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी। ये कथन किसका है? अबुल कलाम आजाद का। माने जो फैसला है वो सही नहीं है, माने और कोई भी चारा कांग्रेस के पास नहीं है। यह कथन किसका है? अबुल कलाम आजाद का। किस प्रस्ताव के खिलाफ? तो भारत विभाजन के प्रस्ताव के माने समर्थन में बोले थे। अब बताइए कि जब गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति ने देश विभाजन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए थे, कितना इसके विरोध में वोटिंग हुआ था? 161 वोटिंग हुआ था विपक्ष में कि विभाजन नहीं होना चाहिए। बाद में फिर क्या होता है? मान जाता है लोग। तो जब पहला बार जब विभाजन पर प्रस्ताव पेश होता है, वोटिंग होता है उस पर, तो कितना लोगों ने विरोध जताता है? 161 लोग। सब शामिल थे, गांधी भी थे, नेहरू भी थे, पटेल के होते हुए भी जो है पारित है, सर्वसम्मति से पारित नहीं होता। विरोध में 161 को वोट गिर जाता है। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में कौन कौन थे? तो कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब के अध्यक्ष किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन और हफीजुर रहमान। किचलू याद रखिएगा नाम, किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये दोनों फेमस है, पूछता है। किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास, हाँ वही जलियांवाला बाग हत्याकांड में गिरफ्तारी होता था। तो प्रस्ताव के विरोध करने वाले में दो व्यक्ति का नाम बताइए। तो एक कौन? सैफुद्दीन किचलू और दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंट बेटन योजना का विचार करने के लिए कब बुलाई गई थी दिल्ली में सम्मेलन? 10 जून 1947 को। 10 जून 1947 को कब बुलाया गया? तो 3 जून के तो विभाजन होता है, 3 जून 1947 को। 7 दिन बाद दिल्ली में बैठक बुला लिया जाता है। 7 दिन बाद बैठक कब? 10 जून 1947 को। लीग ने इसे भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया और इसमें 400 सदस्यों में से केवल 10 विरोध किया था। पहले का विरोध कितना था? 161 को। अब की जो 400 मेंबर शामिल हुआ दिल्ली में 10 जून 1947 को, केवल कितना? 10 व्यक्ति ने विरोध किया था। अब इस तरह से हम लोग का हिस्ट्री का हो गया खत्म। कल हम लोग का हो रह जाएगा महात्मा गांधी का पूरा जीवनी, गांधी पूरा। अच्छा भेज देंगे, बोला तो फोटो चला बातचीत। अरे छोड़िए वो सब से आपको कहने से कुछ नहीं होने वाला है। सिलेक्शन दै थी खाली दौड़ पर लइकन के एका से बढ़िया बने त अब कुछो नहीं, खाली दौड़ 5 किलोमीटर बस। पहले एग्जाम लेवल था। एग्जाम कहां है? बिहार में नहीं एग्जाम होते। गोला फेंका फेंकी कुछो ना, वो सब चलिए आते हैं, जीडी वाला खत्म कीजिए सब बात, फिर कोई फायदा नहीं है। भारत के अति कुछ था जल परिवहन ना, जल परिवहन थोड़ा सा जनगणना था ज्योग्राफी में है। तो जल परिवहन जनगणना था ना, दोनों फोटो भी चले कि आधा थोड़ी भेजल, पूरा भेजल है। बताइए केंद्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1987 में। केंद्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1986 में, जो हल्दिया से अथिया वाला पहला गया था 1986 में। कोलकाता इसका मुख्यालय।
केंद्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना 1987 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। जल मार्ग को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एगो आंतरिक जल मार्ग और एगो है समुद्रिक जल मार्ग। आंतरिक मतलब अपने देश के अंदर ही, और समुद्रिक मतलब समुद्र के अनुसार अपने दूसरे देशों के साथ ज्वाइंट कर ले, या समुद्र से बाहर हो सकता है कि राज्यों के जोड़े वाला भी हो सकता है। जो 75 से 16 किलोमीटर या 75 से 70 किलोमीटर दिले है आपका बाहर, हाँ बाहर वाला। हाँ, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत अंतर्देशीय जल मार्ग कितने घोषित किया गया है? 111 अंतर्देशीय जल मार्ग घोषित किया गया। 2016 के अनुसार कितने अंतर्देशीय जल मार्ग? 111। बताइए दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। बताइए कि देशांतर से क्या मापा जाता है? समय बताया जाता है। देशांतर से क्या पता लगाया जाता है? समय। और अक्षांश से कोणीय दूरी। अक्षांश से कोणीय दूरी। हाँ, खड़ा वाला अक्षांश से ये वाला पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा का देशांतर नहीं, पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण वाला को मिलाने वाले को देशांतर कहते हैं। अब देखिए 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोन। 2 अक्षांशों के बीच को क्या कहते हैं? जोन। 2 अक्षांशों के बीच को और 2 देशांतरों के बीच को दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। चलिए आते हैं आगे। तो 2016 के अनुसार कितने अंतर्देशीय जल मार्ग घोषित किया गया है? 111 गो। 111 गो। हल्दिया से इलाहाबाद जल मार्ग की स्थापना कब होता है? 22 अक्टूबर 1986 को जल मार्ग 1 घोषित किया गया है। जल मार्ग, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर। सबसे बड़ा जल मार्ग कौन है? यही है भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग। 1620 इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से, याद रखिए, ई साधु कोको काम। ई साधु कोको काम। ई से हो गया, ई से इलाहाबाद हल्दिया। साधु से हो गया, सा से सादिया, धू से धुबरी। कोको से कोट्टापुरम से कोल्लम। और एक हो गया काम से हो गया काकीनाडा से मरका कानम। तो 4 गो तो ऐसे याद हो गया। ई साधु कोको काम। ई साधु कोको काम। ई से इलाहाबाद से हल्दिया। साधु से 891 है। 891 है। दूसरका के 891, तीसरका के 205 और चौथा के 1095। 900 नहीं, 623। और बाद में प्रस्तावित छठा 121 के। तो पहला के लंबाई 1620 जो सबसे लंबा है। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरका की लंबाई कितना? 891। ई कहाँ से कहाँ है? तो ई साधु, याद है कि दूसरा क्या है? साधु। सा से सादिया, ध से धुबरी। कहाँ पे? असम में। कहाँ पे? असम। तीसरा कोको। को से कोट्टापुरम और को से कोल्लम। कोट्टापुरम से कोल्लम। ई आपका है 295। चौथा है आपका काकीनाडा से मरका कानम। काकीनाडा से मरका कानम। एकर लंबाई 1095। एकर लंबाई 10। तो 1620, 891, 295, 1095। 4 गो खत्म। बाकी 2 गो बचा आपका। एगो तलसा से धमरा, लखीमपुर से भागा। लखीमपुर से भागा खत्म। 6 गो खत्म। हाँ, लखीमपुर से भागा। लखीमपुर लखीमपुर। भारत में सबसे बड़े बंदरगाह की संख्या 14 गो। बड़े बंदरगाह की संख्या और छोटा 200। छोटा बोले भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या 14 गो और छोटा वो परमाणु रिएक्टर है ना। परमाणु रिएक्टर है आपको 22 गो। 22% में आइसोलेट मिट्टी है। 22% में। हाँ, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह
देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बताइए देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापत्तनम। प्राकृतिक भी बोलेगा तो ये विशाखापत्तनम, सबसे गहरा बोलेगा विशाखापत्तनम। जो किसके पीछे स्थित है? डोल्फिनोज। इसी के पे ये नौसैनिक अड्डा भी है, नौसैनिक अड्डा भी है। आंध्र प्रदेश चलिए कुछ वाइजैक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह ओकरा कहल जाता है। दोनों प्राकृतिक लेकिन दोनों मुंबई में है। ना देखते हैं देश का सबसे बड़ा कृत्रिम तो चेन्नई में है, कृत्रिम चेन्नई है, लेकिन मुंबई दे रहा है। मुंबई है। मुंबई है प्राकृतिक नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बड़ा में अंतर है। सर्वश्रेष्ठ मतलब बड़ा में प्राकृतिक दोनों में से कोई होगा अलग ले ले। वो कृत्रिम में जगह ही है। वो इसमें बड़ा होता है, वो वैल्यूएबल बड़ा होता है। चलिए अब इधर तो बताइए कि ज्वारीय बंदरगाह की संख्या क्या गो? 3 गो। ज्वारीय बंदरगाह की संख्या कांडला है, एगो कांडला हो गया, एगो तुत्तीकोरिन हो गया, एगो यहाँ पे मगर ये हल्दी कौन है? हुगली वाला ज्वारीय है, हुगली हल्दिया वाला। ज्वारीय बंदरगाह की संख्या दोनों पट्टी बराबर याद रखिए ना। इधर भी चल जाएंगे तो गुजरात, आई पट्टी आ जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में। दोनों लमसम में आसपास में सामने है ना। आएगो सबसे नीचे तमिलनाडु में तुत्तीकोरिन। तो ज्वारीय बंदरगाह की संख्या 3, कांडला, तुत्तीकोरिन और हल्दिया। कांडला, तुत्तीकोरिन और हल्दिया। बोलेगा कि मुक्त ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो 3 हो गया। मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह भी कांडला, मुक्त व्यापार वाला भी। बोलेगा एगो रासायनिक बंदरगाह बोलते हैं दहेज, गुजरात में। रासायनिक बंदरगाह दहेज, गुजरात में। दहेज गुजरात में। ये तो सब पता होगा कि कोलकाता कहाँ पे है, सब विषय बता ना। चेन्नई से बता है। पारादीप कहाँ है? तुत्तीकोरिन, मारमा गोवा, मारमा गोवा में। कांडला गुजरात में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। नाहवा सेवा महाराष्ट्र मुंबई। एन्नौर तमिलनाडु। बताइएगा कोलकाता का नाम बदल कर क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट के नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ, अब बताइएगा कि तुत्तीकोरिन के नाम बदल के बताइएगा। चिदम्बरा। बोले कि तुत्तीकोरिन जो है ना तमिलनाडु वाला, उसका नाम है चिदम्बरा। तुत्तीकोरिन बंदरगाह का नाम BR चिदम्बरा। उसके बाद बताइएगा कांडला का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कांडला का क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसका नाम है कांडला बंदरगाह। गुजरात का जो है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद नाहवा सेवा का नाम जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। और एन्नौर बंदरगाह के एन्नौर के नाम क्या है? कामराज। एन्नौर के बंदरगाह का नाम कामराज। तो तुत्तीकोरिन के चिदम्बरा, और नाहवा सेवा के जवाहरलाल नेहरू। कांडला के पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और एन्नौर के कामराज। नदीय प्रकार का एक बंदरगाह का नाम बताइए। हुगली। नदीय प्रकार का एगो, हाँ, एक 2 गो गोदी है, 2 गोदी वाला, जहाँ पर यार्ड लगता है 2 गो। कहाँ पे? 2 गो। कहाँ पर? एक में हुगली के 2 गो, कितने पार्ट? 2 भाग। कितने भाग? 2। एगो पूर्वी है, एगो पश्चिमी है। एक तो पश्चिमी हल्दिया वाला गोदी बारह और दूसरा पूर्वी में कोलकाता गोदी बारह। बताइएगा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह एकमात्र चेन्नई।
हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह, हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह चेन्नई। हर मौसम में कार्य करने वाला जो एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह, भारत का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। भारत का सबसे भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो 1875 में स्थापना हुआ था। 1875 में मौसम वेधशाला की स्थापना भी हुआ। मौसम वेधशाला की स्थापना भी, आर्य समाज की स्थापना भी, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। पुणे वेधशाला की शुरुआत 1875। BSE भारत स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875। और एकरा चेन्नई बंदरगाह की स्थापना भी 1875। सबसे प्राचीन बंदरगाह भारत का चेन्नई बंदरगाह, जो एकमात्र क्या चीज है, कृत्रिम बंदरगाह है, जो हर मौसम में क्या करता है, काम करता है। हाँ, पानी वाला जहाज आके लगता है, वहीं से सामान वामान इधर से ट्रांसफर उधर से होता है। सबसे ज़्यादा जलमार्ग से होता है यार भारत में बन पा रहा है। कोचीन शिपयार्ड की बताइए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। कोचीन शिपयार्ड की स्थापना 1972 में। कब? 1972 में। 1972 में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू होता है? प्रोजेक्ट टाइगर, लायन प्रोजेक्ट। टाइगर 73 में हुआ था। टाइगर हम लायन बोल रहे हैं, तो लायन मतलब शेर परियोजना, और बाघ परियोजना 1973 में। तो 72 में आया है। हाँ वो है, आपका याद रखिएगा। शेर वाला परियोजना 19 जी पहले शेर हो गया, और बाद अगले साल बाघ वाला हुआ। शेर परियोजना 1972। हाथी परियोजना में 92 है था। 90 में वो हो सकता नहीं, मगर 92 में है हाथी। 90 में शेर नहीं है। 100% हम जान रहे हैं कि आपका 72 में आपका शेर वाला है, अगले साल होता है आपका 73 में आपका बाघ वाला, और से पहले 1963 में होता है कुछ टाइगर प्रोजेक्ट 73। हाँ, राष्ट्रीय पशु चलिए कोची वाला सिक्योरिटी गार्ड के बिहार में सचिव विधानसभा वाला चलिए वो सब छोड़िए। 1963 में मोर परियोजना है, 1963 में नौ परियोजना, 72 में शेर परियोजना, 1973 में बाघ परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना, 2006 में गिद्ध परियोजना। 8 में गंगा, हाँ 8 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया जाता है, 8 में गंगा के, 9 में डॉल्फिन के, और विरासत पत्र घोषित होता है 2010 में हाथी का। चीता परियोजना के नहीं ध्यान में, याद करके अब अगला दिन से सब याद करके आएगा। कल से 5-5 को क्वेश्चन पूछेंगे नमोसी सबके। हाँ सब में से 5-5 को पूछेंगे। नहीं सर वो कुछ नहीं, सब 5-5 को पूछेंगे, लाइन से जहाँ भी आ जाए। तो कोचीन की शुरुआत कब हुआ था? कोचीन शिपयार्ड की 1972 में। विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत का हिस्सेदारी कितना परसेंट है? 25 से 30% है। कितना? 25 से 30% है। जहाज पुनरावर्तन मुख्यतः कहाँ पर स्थित है भाई? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में वो कहाँ से? अलांग सोसिया में किया जाता है। कहाँ पे? गुजरात के अलांग सोसिया। हाँ कोची वाला तोड़ फोड़ करके बनावल जा रहा था वहाँ पे, सबसे बड़ा शिपयार्ड। अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन अलांग सोसियास वाला। इसकी शुरुआत हुआ था 1983 में। अलांग सोसियास की कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1983। जो विश्व का कोची है सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। अभी रसायन वाला तो पूछ ही दिए थे, रसायन बंदरगाह
दहेज गुजरात वाला। अब आते हैं हम लोग जनगणना। अब जनगणना का पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। जनगणना भारत के संविधान की किस धारा में वर्णन है? धारा 246 में किसका वर्णन है? जनगणना का शुरुआत। जनगणना राज्य सूची में आता है, पूछ रहे राज्य सूची में आता है कि समवर्ती सूची में आता है कि केंद्र सूची में आता है? केंद्र में आता है जनगणना। जनसंख्या पूछेगा ना तब आएंगे हम लोग कोची में, समवर्ती सूची में। जनसंख्या समवर्ती सूची में, मगर जनगणना सेंट्रल सरकार। हाँ, यह 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन पता है और अंकित प्रति क्रम संख्या 69 पर अंकित है। क्रम संख्या जनगणना कहाँ पे वर्णित है? तो क्रम संख्या 69 पे अंकित है। कुछ 246 में धारा 246। बताइएगा कि जनगणना के उच्चतम अधिकारी को क्या कहा जाता है? जनगणना आयुक्त। जनगणना के उच्चतम अधिकारी को क्या कहा जाता है? भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त। भारत का महापंजीयक या जनगणना। हाँ, अभी बदल गया क्या? मौलिया, चंद्रमौली होना चाहिए। मैं तो ले लो तुम्हें। अभी चंद्रमौली है, इससे पहले था आपका देव कुमार सिकरी था 2009 तक। हाँ, हो सकता है, देख लीजिए। वर्तमान में यहाँ भी दे रहा है कि आपका चंद्रमौली है। चलिए बताइए आगे। 2011 के जनगणना केवी जनगणना था भारत का? भारत के 7वीं। स्वतंत्र भारत के बोलेगा तब 7वीं। अभी कुल पूछेगा तो 15वीं। कुल बोलेगा तो 15वीं। सुना, केवी जनगणना है अभी वर्तमान में। अभी हुआ थोड़ी, अभी वर्तमान में भी तो अभी तो डेटे नहीं आया है। वो तो हो ही नहीं रहा अभी। वो तो अभी सब नहीं सर, ये जातिगत जनगणना बिहार में हो रहा है सर। आज़ादी से 7वीं हुए वाला है, 8वीं। बताइएगा, पहली जातिगत जनगणना पहले बता चुके हैं 2-3 बार। 1931 में पहली जातिगत जनगणना 1931 में। पहली जातिगत जनगणना 1931 में। बिहार पहली बार जातिगत जनगणना शुरुआत कर रहा है। आप कहाँ है? पहली बार भारत में पहला राज्य हो जाएगा जो जातिगत जनगणना शुरुआत करेगा, पहली बार ना। इससे पहले जब रहती था होते तो सुप्रीम कोर्ट में कहा लग रहा आपत्ति करते हैं जब बोल रहा था। हाँ, जब जातीय जनगणना पहली बार आखिर तो कैसे पता चल जाए? मतलब आदमी लोगों में आंकड़ा लगा रहा था बिहार में इतना % जात है, इतना % बिहार है। वो आंकड़ा ऐसे लगा रहता है, जातिगत जनगणना नहीं होता है। वो अथी के सब अथी के आधार पे, आधार कार्ड और ये सब वोटर लिस्ट और अथी से आपका जो पास ये थी बोलता है कि राशन कार्ड से पता नहीं चलेगा। अरे तो हम तो ओकर लीडर है, तो हम तू ना बताओ कि हमारे यहाँ इतना वोटर है, जाके पहुंचाबो नहीं सर डिटेल है नीचे से लेके जब उथिया लिखाता है ना, उस पर लिखाता है कास्ट, कितना आदमी है, सब चीज लिखाता है आपका। चलिए आगे। तो पहली जातिगत जनगणना भारत में शुरुआत हुआ था 1931 में। हाँ, जो है अभी 2011 से 2011 में तो ये शुरुआत लास्ट में होता। बताइए 2011 में बताइएगा इसका थी आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर क्या था 2011 के? प्रगणक शिक्षिका। जनगणना से आपका एक क्वेश्चन रहेगा एकदम 100% रहेगा। बिहार से नहीं रहेगा सर, बहुत रेयर केस में आपको भारत की जनगणना से पूरा रहेगा। इतना ना पूछेगा। हाँ, G20 अभी चल रहा है। आदर्श वाक्य ये तो आपका अथी था, ये वाला कुछ अतिथि देवो भव वाला टाइप का था कुछ। वन अर्थ वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबम। तो वसुदेव कुटुंबम का अर्थ ऐसे कुछ होता है, अतिथि का स्वागत करना। हिंदी में वसुदेव कुटुंबकम है, इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली या वन।
ना सुनी था लोग, अगला बार से कल्ले से एकदम सब यही पे रहिएगा, दिमाग से लेके शरीर से लेके सब सुनिएगा। तो भारत में जनगणना की शुरुआत सब जानते हैं, कौन है? 1872 में। कौन जनगणना आयुक्त? न मालूम। मृत्युंजय कुमार नारायण। 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो काल में, लॉर्ड मेयो काल में। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड बताइए कि उस समय कौन था 1881 में कार्यकाल किसके माने जनगणना आयुक्त? सॉरी तो ना सॉरी हाँ जनगणना आयुक्त उस समय कौन था? प्लाडेन। कौन था? 1881 में कौन था? प्लाडेन। 1881 में प्लाडेन। जब भारत आजाद हुआ था उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? गोपाला स्वामी। कौन था? गोपाला स्वामी। आर्य गोपाला स्वामी। जब 1951 के समय जनगणना हुआ था तो उस समय कौन था जो जनगणना आयुक्त? आर्य गोपाला स्वामी। 1951 के समय जनगणना आयुक्त आर्य गोपाला स्वामी। प्लाडेन था 1881 में। प्लाडेन था 1881 में। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को। व्यवस्थित रूप से शुरुआत करने वाला पहला देश स्वीडन, जहां 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। तो स्वीडन में कब जनगणना हुआ था? 1749 में। 1749 में। दशकीय जनगणना की शुरुआत कब होता है? इसके 41 साल बाद। इसके 41 साल 1790 में। दशकीय जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश अमेरिका। और शुरुआत कब? 1790। 1700 तो दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1790। करवाया कौन? अमेरिका। करवाया कौन? अमेरिका। अब बताइए कि इंग्लैंड में जनगणना कब शुरू हुआ था? 1801। 1801 इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1801। अमेरिका में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1790। स्वीडन में कब हुआ? 1749। व्यवस्थित रूप से शुरू करने वाला पहला जनगणना स्वीडन हो गया। 18 जनगणना की शुरुआत हुआ था 1801 में। नियमित 1881। वही प्लाडेन के जनगणना तो उसमें था प्लाडेन। जनसंख्या घनत्व तो जानते हैं, सब तो पूछना है नहीं। लिंगानुपात जानते हैं, परिभाषा। साक्षरता दर किसे बताइएगा, किसे कहते हैं? 7 साल से अधिक। 7 साल से अधिक वाला क्वेश्चन पूछल है। चलिए 2011 के जनगणना के तहत पहली बार कोची बनाया गया था? चलिए इसको बदल देंगे बाद में रहेगा। जब 2011 में जनगणना हुआ था तो कितना विवरण दर्ज कराना था? क्या विवरण दर्ज कराना था? हाँ 15 गो। कितना? NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR की स्थापना 1911 पहली बार रजिस्टर बना था। NPR की स्थापना 2011। NPR की स्थापना 1911 ना 2011 सॉरी 2011 बोल रहे होता। NPR की स्थापना 2011। NPR की स्थापना 2011। 2011 NPR छोड़ा NPR 2011 इधर आओ। 15 गो इसमें क्या करना था? विवरण दर्ज कराना था 2011 वाला में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुआ था? 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुआ था? 2000 में। बोलते हैं माल्थस का संबंध किससे? जनसंख्या नीति से। माल्थस का संबंध जनसंख्या नीति से। 2011 में जब जनगणना हुआ था 2001 में तो जिलों की संख्या कितनी थी 2001 वाला में? जिला हाँ 593। और 2011 में जब होता है तो जाता कितना? 640 को 600। तो 2001 में 593 जिला और 611 में 640 जिला। 600
कितना बच गया? 47 को बढ़ गया। कितना? 47 को। 700 हो लेते, 700 700 से ज़्यादा ना। अब बताइएगा महाविभाजक वर्ष। 1921 महाविभाजक वर्ष 1921 1921 में, और लघु विभाजक वर्ष 1951 1900 दशकीय घातीय वृद्धि वाला वर्ष, हाँ 1961 71 1961। औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब हुआ था, दर्ज किया गया था? तो 1961 से 71 1961 से 71। तो बताइए कि 1911 से कितना परसेंट माइनस में गया था? इसीलिए उस 70 लाख तो जनसंख्या कम, परसेंटेज बताना है। माइनस 3.31 माइनस 0.31 माइनस 0.31 माइनस में गया था, जनसंख्या कम हुआ था। 70 लाख जनसंख्या कम हुआ था। कितना? 77 लाख, ऐसे 77 लाख। कितना? 77 लाख। इसीलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविभाजक 11 से 21 वाला में के बीच में। तो इसीलिए 1921 को क्या कहते हैं? महाविभाजक वर्ष। कल हम लोग का पूरा जनगणना से संबंधित आंकड़ा जो है ना, पूरा देख लीजिएगा यहाँ तक पूरा। हाँ ये पूछता है इसमें, यहाँ से जो है ये वाला पूछेला है, और फिर इसके बाद ये क्या मिनट गया? 40 मिनट 45 मिनट। हाँ चलो रह दो।